हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस इंग्लिश विद पूजा। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक की पोएम नंबर 2 दैट इज कीपिंग क्वाइट। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अगर आप पोएम अच्छे से डिटेल में समझेंगे तो आप जितने भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं उनके आंसर्स इजीली कर पाएंगे। तो बिना देर किए इस वीडियो को, इस पोएम की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। नेरुदा की पोएम कीपिंग क्वाइट का मेन मैसेज है कि हमें अपनी बिजी, स्ट्रेसफुल और डिस्ट्रक्टिव लाइफ से थोड़ी देर पॉज लेना चाहिए। पोएट चाहते हैं कि हम कुछ मोमेंट्स के लिए साइलेंट होकर इंट्रोस्पेक्ट करें। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मचिंतन करना। तो पोएट चाहते हैं कि हम अपनी मिस्टेक समझें और सोचें कि हम वॉर, वायलेंस और नेचर के डिस्ट्रक्शन को कैसे रोक सकते हैं। बट रिमेंबर, पोएट डेथ ये टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा। इनएक्टिविटी मतलब कोई काम नहीं करना। He wants a temporary pause for self-reflection so that we can return to life with peace, unity and a fresh perspective. अब स्टैंजा वाइज पूरी पोएम की एक्सप्लेनेशन समझते हैं। Now we will count to 12. तो पोएट कहते हैं कि अब हम 12 तक काउंट करेंगे और थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाएंगे। अब 12 तक की क्यों? क्योंकि ज्यादातर तो हम 3 तक या 10 तक काउंट करते हैं, क्योंकि 12 यहाँ सिर्फ एक नंबर नहीं है। 12 सिंबलाइज करता है 12 आवर्स ऑफ अ क्लॉक। क्लॉक में 12 घंटे होते हैं ना। 12 मंथ्स ऑफ अ ईयर, यानी 12 सिंबलाइज करता है कंप्लीटनेस को और यूनिवर्सलिटी को। तो पोएट कहता है कि अब हम 12 तक काउंट करेंगे और थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाएंगे। सेकेंड लाइन देखो, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो यहाँ ऑल ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पोएट किसी एक कंट्री, रिलीजन या कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा। ही वॉन्ट एवरीवन टू बिकम स्टिल। सबके कुछ देर के लिए शांत होने की बात कह रहे हैं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पर फेस ऑफ द अर्थ का मतलब है पूरी अर्थ पर। पोएट चाहते हैं कि एक बार पूरी दुनिया एक साथ साइलेंस एक्सपीरियंस करे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। तो अब पोएट कहते हैं कि अब कोई भी इंसान कोई लैंग्वेज नहीं बोलेगा। बट क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि लैंग्वेज अक्सर हमें अलग अलग ग्रुप्स में बांट देती है। तो पोएट ऐसा मोमेंट इमेजिन करते हैं जहां कोई लिंग्विस्टिक बैरियर्स ना हो। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। अब ध्यान दो, पोएट कहते हैं 1 सेकेंड। ही इज नॉट आस्किंग फॉर परमानेंट साइलेंस, it is only a temporary pause. And not move our arms so much. या आर्म्स की मूवमेंट हमारी कांस्टेंट एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है। हम हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे हैं, रनिंग, फाइटिंग, वर्किंग, डांसिंग। तो पोएट चाहते हैं कि हम थोड़ी देर फिजिकली और मेंटली पॉज लें। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट सभी लोगों से 12 तक काउंट करने और कुछ मोमेंट्स के लिए बिल्कुल स्टिल और साइलेंट रहने को कहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपनी बिजी लाइफ, अननेसेसरी एक्टिविटीज और कांस्टेंट रश को थोड़ी देर स्टॉप करें। लैंग्वेज और अदर डिफरेंसेस को भूलकर पूरी ह्यूमैनिटी एक साथ साइलेंस एक्सपीरियंस करे। अब देखते हैं सेकेंड स्टैंजा। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। अब पोएट कहते हैं अगर पूरी ह्यूमैनिटी एक साथ साइलेंट हो जाए तो वो मोमेंट बहुत एक्सोटिक होता, यानी रेयर, ब्यूटीफुल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, यानी बिना भाग दौड़ के, बिना इंजन्स यानी मशीन्स के। इसका मतलब पोएट एक ऐसी दुनिया इमेजिन करता है जहां कोई भाग दौड़ नहीं है, मशीन्स की नॉइज नहीं है, कोई अननेसेसरी एक्टिविटी नहीं है। अब नेक्स्ट लाइन देखो, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। अब पोएट कहते हैं कि उस मोमेंट में सब एक साथ होने को यानी यूनिटी एक्सपीरियंस करेंगे और वो सिचुएशन पहले अजीब लगेगी क्योंकि हम हमेशा बिजी और एक्टिव रहने के आदी हैं। तो साइलेंस थोड़ी स्ट्रेंज लगेगी। तो इस स्टैंजा में पोएट इमेजिन करते हैं एक ऐसा वर्ड दैट इज फ्री फ्रॉम रश, नॉइज, कॉन्फ्लिक्ट एंड सेपरेशन।
अब नेक्स्ट स्टांजा की तरफ चलते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। तो यहाँ पॉइंट कहते हैं कि फिशरमैन जो है ना, मछली पकड़ने वाले, वो थोड़ी देर फिशिंग रोक देंगे, तो इससे वेल्स और मरीन लाइफ को नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट लाइन देखो, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। तो वो कहते हैं जो सॉल्ट गैदर करने वाले अपने इंजर्ड हैंड्स को क्या करेंगे, नोटिस करेंगे, वो अपने हाथों को देखेंगे। नॉर्मली वो इतना बिजी हैं कि उन्हें अपने पेन का भी एहसास नहीं होता, तो पॉज लेने से, मतलब थोड़ी देर रुकने से, वो पहली बार अपने दर्द को महसूस करेंगे। नाउ स्टैंजा नंबर 4, Those who prepare green wars, बेटा वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट। ग्रीन वॉर्स का मतलब है वॉर अगेंस्ट नेचर, या जिसको हम कहेंगे एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। तो ग्रीन सिंबलाइज करता है नेचर को, जैसे डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। नेक्स्ट लाइन देखो, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। तो अब वॉर्स विद गैस की बात हो रही है, तो वॉर्स विद गैस क्या है, गैस से मतलब है केमिकल वॉरफेयर, यानी पॉइजनस गैसेस और केमिकल वेपन्स, जिनका यूज होता है वॉर में लोगों को मारने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए। और फायर का मतलब है कन्वेंशनल वॉरफेयर और डिस्ट्रक्शन, यानी गन्स, बॉम्ब्स, मिसाइल्स, एक्सप्लोजन्स और बर्निंग या डिस्ट्रक्शन से होने वाली जितनी भी वायलेंस होती है, हिंसा होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। अब पॉइंट कहते हैं कि ऐसी जीत का क्या फायदा जिसमें कोई सर्वाइवर ही ना हो। सर्वाइवर मतलब कि कोई बचा ही ना हो, है ना, कि कोई बचे ही ना। तो ऐसी जीत का फायदा क्या। देखो एक ये आयरॉनिक स्टेटमेंट है, क्योंकि विक्ट्री का मतलब होता है सक्सेस, बट यहां पर विक्ट्री हैज नो सर्वाइवर्स, मतलब कोई भी सर्वाइवर ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। इसका मतलब है कि पोएट इमेजिन करता है कि ये लोग वायलेंस और डिस्ट्रक्शन को पीछे छोड़कर एक पीसफुल और हार्मोनियस वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, मतलब न्यू क्लोथ्स मतलब न्यू लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। तो पॉइंट इमेजिन करते हैं कि जो लोग पहले वॉर्स और वायलेंस में इन्वॉल्व थे, वो फाइटिंग बंद करके पीसफुली अपने फेलो ह्यूमन बींग्स के साथ रहेंगे। यहाँ ब्रदर्स सिंबलाइज करता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिटी एंड हार्मनी अमंग ऑल ह्यूमन बींग्स। इन द शेड डूइंग नथिंग। तो पॉइंट इमेजिन करते हैं कि वॉर्स और वायलेंस को स्टॉप करने के बाद लोग शेड में पीसफुली बैठेंगे और कुछ टाइम के लिए कुछ नहीं करेंगे। यहाँ डूइंग नथिंग का मतलब लेजीनेस नहीं है, इट मीन्स टेकिंग अ टेम्परेरी पॉज फ्रॉम द हेक्टिक एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। और शेड सिंबलाइज करता है पीस एंड कंफर्ट को। अब नेक्स्ट स्टैंजा में पॉइंट कहते हैं, What I want should not be confused with total inactivity। मतलब यहाँ पॉइंट अपनी बात को क्लैरिफाई कर रहे हैं, वो सबको कंफ्यूज नहीं करना चाहते इनएक्टिविटी को लेकर। वो ये नहीं कह रहे कि हम अपना काम करना छोड़ दें या परमानेंटली इनएक्टिव हो जाएं। He only wants a temporary pause, ताकि हम अपने एक्शंस को एनालाइज करें और अपनी मिस्टेक्स को समझें। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, Life is what it is about. I want no truck with death। अब बेटा no truck with death का मतलब है कि कुछ देर साइलेंट हो जाने का डेथ से कोई लेना देना नहीं है। तो पॉइंट इन लाइंस के थ्रू क्लियर कर रहे हैं कि उनका मैसेज डेथ या कंप्लीटली इनएक्टिव होना नहीं है, बल्कि लाइफ को समझकर और सुधार कर बेहतर बनाना है। नेक्स्ट देखिए, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। अब पॉइंट कहते हैं कि लोग अपनी लाइफ को लगातार आगे बढ़ाने में इतने बिजी रहते हैं कि वो कभी रुककर अपने बारे में सोचते ही नहीं। ऐसा ही होता है ना, हम डेली बहुत बिजी हैं अपनी लाइफ्स में, हम हमेशा वर्क, सक्सेस, मनी, गोल्स और अचीवमेंट्स के पीछे भागते रहते हैं। तो पॉइंट चाहते हैं कि कम से कम एक बार हम अपनी इस लगातार चलती हुई जिंदगी को थोड़ी देर रोकें और कुछ ना करें,
ताकि हमें इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, आत्मचिंतन, सेल्फ एनालिसिस करने का और खुद को बेहतर समझने का चांस मिले। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो अब पोइट कहते हैं कि एक डीप और मीनिंगफुल साइलेंस हमारी उस उदासी को दूर कर सकती है जो इसलिए पैदा होती है क्योंकि हम खुद को समझने के लिए टाइम ही नहीं निकालते। हम अपनी एम्बिशंस, कंपटीशन और डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में इतने बिजी हैं कि अपने एक्शंस के बारे में सोचते ही नहीं। वॉर्स, वायलेंस और नेचर का डिस्ट्रक्शन करके हम वास्तव में अपने ही लाइफ को डेंजर में डाल रहे हैं। Next stanza. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. अब यहाँ पॉइंट कहते हैं कि अर्थ हमें लाइफ, साइलेंस और रिन्यूअल का एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखा सकती है। देखो, अर्थ को पर्सोनिफाई किया गया है कि अर्थ हमें सिखा सकती है। जैसे विंटर के टाइम नेचर लाइफलेस हो जाता है और इनएक्टिव लगती है। कैसे लगती है? ट्री से लीव्स गिर जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ डेड हो गया है। बट स्प्रिंग आते ही वही नेचर दोबारा अलाइव हो जाता है, दोबारा ब्यूटीफुल हो जाता है। सिमिलरली ह्यूमन बीइंग्स को भी लाइफ में टेम्परेरी पॉज की जरूरत होती है। साइलेंस और स्टिलनेस के थ्रू हम इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, अपनी मिस्टेक्स को समझ सकते हैं और अपने डिस्ट्रक्टिव वेज को चेंज कर सकते हैं। फिर हम खुद को रिन्यू करके एक फ्रेश बिगिनिंग कर सकते हैं। अब इस पोएम की लास्ट लाइंस देखो। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। देखो, पोएम के बिगिनिंग में पोएट ने कहा था कि वी विल काउंट टू 12 मीन्स हम 12 तक काउंट करेंगे, और एंड में वो कहते हैं आई विल काउंट अप टू 12। ठीक है, यानी स्टार्टिंग में हम 12 तक काउंट कर रहे थे और लास्ट में वो कहते हैं कि मैं 12 तक काउंट करूंगा। ठीक है, इससे पोएम का सर्कुलर स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। स्टार्टिंग में भी वही है, एंड में भी वही है। तो पोएट अब एक बार फिर 12 तक काउंट करेंगे और रीडर्स को क्वाइट रहने के लिए कहेंगे कि शांत हो जाओ। तो इसका मतलब है कि साइलेंस का मोमेंट टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं। एंड आई विल गो, बाद में वो कह रहे हैं आई विल गो। आई विल गो का मीनिंग है कि पोएट अपनी बात कहकर चले जाएंगे। ठीक है, कि पोएट ने अपनी बात कह दी ये सारी पोएम के थ्रू और अब वो चले जाएंगे। तो वो कहना चाहते हैं कि हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, यानी सेल्फ एनालिसिस करें कि वो तो अपनी बात कह के चले जाएंगे, अब हमें अपना सेल्फ एनालिसिस करना है। ठीक है, ये थी इस पोएम की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। और अब करते हैं फटाफट से पोएटिक डिवाइसेस। फर्स्ट स्टैंजा में यूज हो रहा है रिपीटिशन, वी विल की रिपीटेशन हो रही है। फिर नंबर 2 है 12 वर्ड में सिंबॉलिज्म है जो कंप्लीटनेस को और यूनिवर्सलिटी को बताता है। थर्ड है एनाफोरा, कहां पर यूज हो रहा है? लेट्स कहां यूज हो रहा है? सक्सेसिव लाइंस की शुरुआत में रिपीटेशन हो रही है। फिर है फोर्थ फेस ऑफ द अर्थ, इसमें मेटाफर यूज हुआ है, अर्थ को ह्यूमन फेस की तरह प्रेजेंट किया गया है। अब स्टैंजा नंबर 2 में देखो विदाउट की रिपीटेशन है नंबर 1। फिर एक्सोटिक मोमेंट, ये मेटाफर है, मोमेंट ऑफ कंप्लीट साइलेंस को रेयर, अनयूजुअल और एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिस्क्राइब किया गया। फिर नंबर 3 है विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, इसमें एक इमेजिनरी क्रिएट हो रही है, हमारे सामने एक ऐसी दुनिया की पिक्चर बनती है जहां कोई हरी या मैकेनिकल नॉइज नहीं है। नेक्स्ट है सडन स्ट्रेंजनेस, में यूज हुआ है ऑक्सीमोरोन, तो एक साथ पूरी दुनिया का साइलेंट हो जाना, नेचुरली स्ट्रेन लगेगा। नेक्स्ट स्टैंजा में है देखो कोल्ड सी, हर्ट हैंड्स, तो विजुअल इमेजरी है, रीडर के सामने फिशरमैन और सॉल्ट गैदरर का क्लियर विजुअल पिक्चर आता है। हिज हर्ट हैंड्स में एच साउंड की रिपीटेशन है, तो एलिट्रेशन है। नेक्स्ट है सिंबॉलिज्म, 3 जगह यूज हुआ है सिंबॉलिज्म। देखो, पहला है फिशरमैन में ह्यूमन बीइंग्स एक्सप्लॉइटिंग नेचर, ठीक है, फिशरमैन सिंबलाइज करता है ह्यूमन बीइंग्स एक्सप्लॉइटिंग नेचर। दूसरा है वेल्स, वेल्स क्या सिंबलाइज कर रहा है? मेरीन लाइफ या नेचर।
और थर्ड है हर्ट हैंड्स। हर्ट हैंड्स किसको सिंबलाइज कर रहा है? ह्यूमन सफरिंग को। अब नेक्स्ट आंसर में फर्स्ट एंड सेकेंड लाइंस में वॉर्स 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 यूज हुआ है, तो रिपीटेशन हुआ, तो ये वॉर और वायलेंस की इंटेंसिटी को इम्फेसाइज करता है। नेक्स्ट है विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, तो ये आयरनी है, ठीक है। नेक्स्ट है वॉक विद में देखो डब्ल्यू डब्ल्यू रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन ऑफ डब्ल्यू साउंड है, तो एलिट्रेशन हो गया। क्लीन क्लोथ्स, वॉक इन द शेड, इनमें इमेजरी यूज हुई है, एक पीसफुल विजुअल सीन क्रिएट हुआ है, ठीक है। और इसमें सिंबोलिज्म भी है, किस चीज का सिंबोलिज्म है? ग्रीन वॉर्स, जो सिंबलाइज करता है एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। फिर नेक्स्ट सिंबोलिज्म है इसका गैस एंड फायर का। गैस फायर जो है सिंबलाइज क्या करते हैं? वेपन्स, वायलेंस एंड वॉर। फिर क्लीन क्लोथ्स भी सिंबोलिज्म है, ये किसको सिंबलाइज करते हैं? प्यूरिफिकेशन या फ्रेश बिगनिंग को। और एक सिंबोलिज्म और है ब्रदर्स, तो ब्रदर्स क्या है? ये सिंबोलिज्म है यूनिवर्सल ब्रदरहुड का। अब नेक्स्ट आंसर में पहले कंट्रास्ट यूज हुआ है, कंट्रास्ट देखो लाइफ का डेथ से और एक्टिविटी का इनएक्टिविटी से कंट्रास्ट हो रहा है। उसके बाद वांट नो ट्रक विद डेथ, ठीक है, ये एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, पोएट डेथ के आइडिया को रिजेक्ट करता है। अब नेक्स्ट आंसर में देखते हैं A huge silence interrupt this sadness, तो ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन है, या साइलेंस को प्रेजेंट किया है एज समथिंग कैपेबल ऑफ इंटरप्टिंग सैडनेस। फिर ourselves में रिपीटेशन है। नेक्स्ट देखो थ्रेटनिंग ourselves विद डेथ में पैराडॉक्स यूज हुआ है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्व्स क्रिएट सिचुएशंस दैट थ्रेटन देयर ओन सर्वाइवल। अब नेक्स्ट आंसर में द अर्थ कैन टीच अस, इसमें क्या यूज हुआ है? पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि अर्थ को ह्यूमन क्वालिटी दे दी गई है ऑफ टीचिंग, ठीक है। फिर एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड में इमेजरी क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट देखो एवरीथिंग सीम्स डेड बट लेटर इट बिकम्स अलाइव, इसमें पैराडॉक्स है, ठीक है। फिर दो जगह सिंबोलिज्म यूज हो रहा है, पहला है डेड, डेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? विंटर या अपेरेंट इनएक्टिविटी को सिंबलाइज करता है। और सेकंड है अलाइव, और अलाइव किसको सिंबलाइज कर रहा है? स्प्रिंग या रिन्यूअल या आप रीबर्थ को बोल सकते हो। अब लास्ट लाइंस में 12 में जो सिंबोलिज्म है, 12 में आपको पहले बता चुकी हूँ, 12 सिंबलाइज करता है कंप्लीटनेस को और यूनिवर्सलिटी को। अब एक चीज और बेटा, इस पूरी पोएम में जिस लाइन के लास्ट में पंक्चुएशन मार्क नहीं है वहां इंजैम्पमेंट का भी यूज हुआ है। अब इस चैप्टर के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कीपिंग क्वाइट इज नॉट अ पोएम अबाउट इनएक्टिविटी और डेथ, एक्सप्लेन। तो आप आंसर में लिखेंगे Pablo Neruda does not advocate complete inactivity or death. He asks people to take a temporary pause from their hectic lives and destructive activities. During this silence, people can introspect and understand their mistakes. The poet wants wars, violence, and exploitation of nature to stop. His statement I want no truck with death, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर इंक्लूड कर सकते हो आंसर में जरूर करिए। Clearly shows that he is not promoting death. Like the earth becomes alive again after winter, human beings can also renew themselves after a period of silence and reflection. Thus, the poem is ultimately about life, peace, and renewal, not death. तो आप करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। How does Pablo Neruda use nature to convey his message in keeping quiet? देखो अब यहाँ पे सेंट्रल आइडिया या इस चैप्टर का जो भी मैसेज है ना, इस क्वेश्चन में पूरा वो आ जाएगा। Neruda uses nature as a powerful teacher. He refers to fishermen and whales to highlight the exploitation of nature. He also mentions green wars, showing how humans destroy the environment. At the end, he gives the example of the earth. During winter, nature appears dead and inactive, but later it becomes alive again in spring. This represents renewal and rebirth. Through nature, Neruda teaches us that a temporary pause and silence can help humanity reflect,
change its destructive ways and begin to afresh. तो बच्चों, अगर आज की पोएम आपको अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें वेल अंडरस्टूड, और ऐसी ही एग्जाम ओरिएंटेड इंग्लिश क्लासेस के लिए एस इंग्लिश विद पूजा को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।